जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई देश फाइटर जेट्स मात्र $1 में खरीद सकता है? जी हाँ, सही सुना आपने। $1 यानी कि ₹100। लेकिन ये डील इतनी सिंपल नहीं है, इसलिए आज मैं इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा। तो रोमेनिया ने नेदरलैंड से 18 F-16 लिए हैं और इन जेट्स की कीमत पड़ी है उन्हें €1 यानी कि $1 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि ₹100। लेकिन ये कोई हेडलाइन नहीं है, ये है एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम। ये है गठबंधन पॉलिटिक्स और इसका कारण है रशिया और रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब मैं रशिया के ऊपर और रशिया के बारे में तो बाद में आऊँगा, पहले बात करते हैं रोमेनिया की। रोमेनिया ने ये जेट्स क्यों लिए, ये जेट्स कहाँ जाएंगे और कैसे कोई एक देश केवल $1 में सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स ले सकता है। तो ये F-16 जेट्स रोमेनिया के फेतेस्ती एयरबेस पे रहेंगे। फेतेस्ती एयरबेस पे है यूरोप का F-16 ट्रेनिंग सेंटर, इसको EFTC भी बोलते हैं। तो इस फेतेस्ती एयरबेस के EFTC ट्रेनिंग सेंटर में ये सेकेंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स ट्रेनिंग देंगे रोमेनिया के फाइटर पायलट्स को और यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को। अभी ऊपर से अगर बात करें तो ये डील रोमेनिया को जेट्स देने की नहीं है, ये बेसिकली नेटो की तरकीब है ताकि वो अपना ईस्टर्न जो फ्लैंक बोलते हैं उसको वो दमदार बना सके। क्योंकि वेस्ट तैयारी कर रहा है रशिया से लड़ने की और उन्हें लगता है कि यूक्रेन के बाद एस्टोनिया, लात्विया, लिथुएनिया, पोलैंड और रोमेनिया पे रशिया अपनी ताकत दिखाएगा। और इसी रशिया के डर से ही जो नेटो के वेस्टर्न देश हैं वो अपने ईस्टर्न नेटो दोस्तों को, मेंबर्स को पुराने फाइटर जेट्स दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न नेटो मेंबर्स जो हैं वो चाहते हैं कि ईस्टर्न नेटो के जो देश हों उनके पास एक ही टाइप का फाइटर जेट हो और वो हो F-16। और इसके पीछे जो रीज़न है वो बड़ा सिंपल है। देखिए, सारे देश जो मैंने आपको जो गिनवाए, लिथुएनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, रोमेनिया, इन सब के पास अगर F-16 होएगा तो नेटो के लिए मेंटेनेंस बड़ी इजी हो जाएगी, लॉजिस्टिकल चेन जो है वो बड़ी सिंपल हो जाएगी, वेपन्स सबको सेम जाने पड़ेंगे। और क्योंकि इतने सारे वेस्ट के जो नेटो मेंबर्स हैं उनके पास F-16 थे, उनको यहाँ ट्रांसफ़र देना, वहाँ सेटअप करना, वहाँ ट्रेनिंग देना बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि वो खुद पिछले 20-30 साल से F-16 उड़ा रहे थे। और इसमें बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का तो है ही, क्योंकि देखिए अमेरिका की पैदाइश F-16 है और उनके पास अभी भी उसके इंजन्स हैं, उसका सारा कंट्रोल है। तो वो तो चाहते हैं कि जितने जितने ज़्यादा देश हों, उनके जो एलाइज हैं वो F-16 ही उड़ाएं, क्योंकि अमेरिका का भी उससे बिजनेस चलता रहेगा। तो इसीलिए नेटो के देश कोशिश कर रहे हैं कि ईस्टर्न साइड यानी कि रशिया के पास जितने भी देश हों वहाँ F-16 हो और एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाए F-16 का। तो नेदरलैंड्स, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों ने अपने F-16 ट्रांसफ़र किए हैं, बेचे हैं, सेकेंड हैंड पास डाउन किए हैं ईस्टर्न कंट्रीज़ को। और इसमें यूक्रेन भी शामिल है क्योंकि यूक्रेन को भी करीब 80 F-16 जेट्स इन तीनों देशों से मिले हैं। और ये जो देश हैं जो F-16 दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर वो F-35 खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें अब ज़रूरत है स्टेल्थ फाइटर जेट्स की। F-35 में वो पहले से ही शामिल थे तो उनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहे, तो उन्होंने सब ने रियलाइज़ कर लिया कि यार अपने पुराने F-16 निकालो और नए F-35 लो, अपनी जो एयरफोर्स है उसको आगे की लड़ाई के लिए प्रिपेयर करो। और इसमें बेनिफिट किसको होगा? जो ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं, क्योंकि उनको मॉडर्न एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। काफ़ी टाइम तक ये लोग सोवियत टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, इनके पास MiG-29 होते थे, MiG-21 होते थे, सुखोय होते थे, लेकिन अब इनको अमेरिकन वेपनरी, अमेरिकन फाइटर जेट्स मिलेंगे जैसे कि F-16, तो इनकी एयरफोर्स काफ़ी मॉडर्नाइज हो जाएगी। तो अब मैं ये जो डील हुई है रोमेनिया की $1 वाली, इसको थोड़ा और डिटेल में जाके आपको समझाता हूँ। पेपर पे तो रोमेनिया ने 18 F-16 फाइटर जेट्स €1 में लिए हैं, यानी कि ये $1.15, यानी कि लगभग आप मान लीजिए कि 100 रुपये
लेकिन फिर भी उन्हें इस पे टैक्स देना पड़ा। जी हाँ, रोमेनिया को इस डील पे $24 मिलियन का VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ा, क्योंकि जो रोमेनियन एयरफोर्स है वो कहीं से तो ये इक्विपमेंट, ये जहाज अपने देश में ला रही है ना, तो आपको ये कस्टम्स पे तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। और अगर आप कोई बाहर से इतनी कीमती चीज़ ला रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो रोमेनिया को इस डील पे भले ही €1 देना पड़ा हो, लेकिन उनको फिर भी $24 मिलियन टैक्स में देने पड़े हैं। और ये $24 मिलियन तो स्टार्टिंग है। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग, उन्हें लॉजिस्टिक्स, उन्हें मेंटेनेंस, उन्हें अपग्रेड्स, उन्हें वेपनरी, इन सब पे भी पैसे खर्चने होंगे। लेकिन फिर भी अगर पूरी तरह ये डील देखी जाए और इसके बारे में समझा जाए तो काफ़ी इकोनॉमिक डील है, काफ़ी अच्छी डील है। और रोमेनिया को ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ा ये 18 सेकेंड हैंड F-16 जेट्स के लिए। तो इसमें फ़ायदा लेकिन सिर्फ रोमेनिया का ही नहीं है, अमेरिका का भी है और नेटो का भी है। अमेरिका का इसलिए है क्योंकि उनकी F-16 को एक और कस्टमर मिल गया है, तो उसके पार्ट्स, उसकी मेंटेनेंस, उसके वेपन्स, उसका इकोसिस्टम सब अमेरिका का है। नेटो के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए, नेटो भी F-35 की तरफ जा रहा है। अभी F-35 और F-16 की अच्छी बात है कि ये दोनों अमेरिकन है। F-35 तो 90% अमेरिकन है, F-16 फुल्ली 100% अमेरिकन है। लेकिन जब ये मिशंस में जाते हैं ना, इनका डेटा लिंक हो जाता है, यानी कि ये एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो पूरा नेटो अगर अब अमेरिकी जहाज उड़ाएगा, जैसे कि वेस्टर्न नेटो F-35 उड़ाए और ईस्टर्न नेटो F-16 उड़ाए, साथ में जब उनको कभी मिशन करना हो तो बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जहाज आपस में बात कर सकते हैं। और सिर्फ आपस में ही नहीं बात कर सकते, इनके ऊपर जो एवैक्स उड़ रहा होगा वो उससे भी बात कर सकते हैं। जो ग्राउंड पे अलग अलग रेडार यूनिट्स होंगे, इनसे भी बात कर सकते हैं। तो पूरा एक ग्रिड हो जाएगा जिसमें ये साथ में उड़ेंगे, साथ में ऑपरेट करेंगे। इसीलिए नेटो के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो ईस्टर्न देश हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अब अमेरिकी फाइटर जेट्स आएँ। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे फाइटर जेट्स $1, €1 में बेचना यूरोप के लिए कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी कर चुके हैं और मॉडल एकदम सेम ही था। वेस्टर्न यूरोप की एक कंट्री ने ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री को मात्र €1 में फाइटर जेट्स बेचे थे। और ये हुआ था 2002 में, जब जर्मनी ने पोलैंड को अपने MiG-29 फाइटर जेट्स दिए थे। अब ये क्यों उन्होंने किया? देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि पहले जर्मनी के 2 हिस्से होते थे, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी था US के साइड पे, ईस्ट जर्मनी था रशिया के साइड पे। तो वेस्ट जर्मनी ने खरीदे अमेरिका, UK, फ्रांस से हथियार, ईस्ट जर्मनी ने खरीदे सोवियत यूनियन से हथियार। उसी में उन्होंने कभी MiG-29 भी खरीदे थे और वो काफ़ी साल चलाए। लेकिन जब फिर जर्मनी यूनाइट हो गया और सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, सिर्फ रशिया रह गया, तो फिर भी जर्मनी के पास बहुत सारे सोवियत हथियार थे और उसमें एक MiG-29 भी था, जो वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे हटाने की। और धीरे धीरे जैसे चलती रही, जर्मनी में फिर भी थोड़ी सॉवरेंटी थी, उनमें थोड़ी रीढ़ की हड्डी थी, तो वो एकदम अमेरिका पे निर्भर नहीं थे। उन्होंने काफ़ी जो अपने हथियार थे ब्रिटेन के साथ बनाए, इटली के साथ बनाए। तो उन्होंने कभी अमेरिकी फाइटर जेट खरीदा नहीं था, लेकिन प्रेशर अमेरिका से ही आता था कि आपके जो सोवियत हथियार हैं वो अब नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर आपको हमारे साथ रहना है, आपको नेटो में रहना है, तो आपको ऐसे हथियार, ऐसे फाइटर जेट्स लेने पड़ेंगे जो कम से कम हमारे पायलट्स के साथ बात तो कर सकें। अगर हम एक मिशन में उड़ें तो सब कम से कम सेम फ्रीक्वेंसी पे तो हों। आप ऐसा सोच लीजिए, 3-4 दोस्त गए हैं, 3 के पास आईफोन है, 1 के पास एंड्रॉयड है। आईफोन वाले एक दूसरे को फ़ोटो वीडियो एयर ड्रॉप करके भेज देंगे, और जो सैमसंग वाला है, अब यार उसको अब व्हाट्सएप चाहिए या फिर टेलीग्राम चाहिए, उस पर वो मंगाता रहेगा फ़ोटो। सबके पास अगर आईफोन हो जाएगा तो सब एक दूसरे को एयर ड्रॉप कर देंगे। यही लॉजिक है नेटो का कि सारे देशों के पास सेम सिस्टम्स हो जाएंगे, तो सेम सिस्टम्स के साथ लड़ाई लड़ना, ऑपरेट करना लार्ज स्केल पे बहुत इजी हो जाता है। तो जर्मनी ने अपने जो 2002 में MiG-29 पोलैंड को दिए, तब उन्होंने लिया अगले साल यूरोफाइटर टाइफून।
जी हाँ, वो फिर भी अमेरिका के पास नहीं गए फाइटर जेट्स के लिए। उन्होंने अपना पूरा पैसा, अपना पूरा R&D यूरोप का जो फाइटर जेट है यूरो फाइटर, उसको बनाने में लगाया, और पोलैंड को मिग-29 जेट्स देने के अगले साल ही उसको इंडक्ट कर लिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि यूरोप और नेटो की एक स्ट्रैटेजी है जहां वेस्टर्न यूरोप के देश अपने पुराने फाइटर जेट्स ईस्टर्न यूरोप के देशों को देते हैं मात्र €1 में, क्योंकि ये सिंबॉलिक माना जाता है, ये दोस्ती का साइन माना जाता है, ये ट्रस्ट का साइन माना जाता है। तो ये उनकी एक स्ट्रैटेजी रही है कि अपने पुराने फाइटर जेट्स इधर दो और खुद नए फाइटर जेट्स लो, और ऐसे ही साइकिल चलाते रहो। क्योंकि देखिए, नेटो का एंड गोल एक ही रहा है कि रशिया को कमज़ोर करना है और फिर कमज़ोर रखना है, क्योंकि रशिया से उनकी अंडरस्टैंडिंग में रशिया से जो थ्रेट लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। चाइना उनके थ्रेट लेवल मैनेजमेंट और परसेप्शन में नहीं आता है। रशिया और व्लादिमीर पुतिन अभी भी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इसमें ईस्टर्न यूरोप के देश क्या सोचते हैं? अगर रशिया से खतरा है और उनका बॉर्डर खुद लगा हुआ है रशिया से, तो वो लोग क्या सोचते होंगे? देखिए, अभी तक तो वो काफ़ी प्रो नेटो रहे हैं, काफ़ी प्रो अमेरिका रहे हैं, और जब भी उनको ये डील्स दी हैं कि आप F-16 ले लो, पुराने F-16 ले लो, वो कूद पड़े हैं इन डील्स पे, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यार रशिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। भले ही वो एक टाइम पे रशिया के पार्ट रहे हो, शायद इसीलिए भी हो कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो भी रशिया को अपने थ्रेट लेवल, थ्रेट परसेप्शन में सबसे ऊपर रखते हैं। और इसीलिए ही मौका मिलते ही वो अमेरिकन जेट्स, अमेरिकन वेपनरी ले लेते हैं, क्योंकि ये वेपन्स लेने के बाद उनकी जो सिक्योरिटी है वो अब अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और उन्हें अब अमेरिका पे निर्भर होना पड़ता है अपने अस्तित्व के लिए। तो अब मैं वापस आता हूँ रोमानिया पे, और रोमानिया के अंदर फेतेस्ती एयरबेस पे जो F-16 यूरोपियन F-16 ट्रेनिंग सेंटर है, यानी कि EFTC है, तो उसमें ये जेट्स तो आ गए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सिर्फ रोमानिया के लिए ही नहीं है, ये यूक्रेन के लिए भी है। जबकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, यूक्रेन नेटो मेंबरशिप की कोशिश कर रहा है लेकिन उन्हें मिल नहीं रही है, फिर भी उनके लिए कंसेशन किया है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की है कि वो अपने पायलट्स को रोमानिया में ट्रेन कर सके, क्योंकि यूक्रेन में ट्रेनिंग हो नहीं सकती। जहाँ भी वो ट्रेनिंग करेंगे वहीं रशिया मिसाइल मार देगा। इसलिए यूक्रेन के पायलट्स को कभी ब्रिटेन जाना पड़ता है, कभी पोलैंड जाना पड़ता है, अब वो रोमानिया भी जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। तो धीरे धीरे यूक्रेन पूरा वेस्टर्न कैंप और नेटो कैंप में घुस चुका है, और यूक्रेन प्रयास कर रहा है कि अगले 5 साल में वो इतना ताकतवर बन जाए कि वो रशिया को भी अच्छी मार दे सके। इसलिए यूक्रेन ने सिर्फ 80 F-16 डील्स ही नहीं की हैं जो उन्हें नेदरलैंड से मिल रहे हैं, डेनमार्क से मिल रहे हैं, नॉर्वे से मिल रहे हैं। यूक्रेन ने स्वीडन के साथ भी डील की है 150 ग्रिपन खरीदने की। ग्रिपन वो जहाज है जो साब बनाता है, साब एक स्वीडिश कंपनी है, और ग्रिपन बहुत ही मॉडर्न फाइटर जेट है। भले ही इसमें एक प्रॉब्लम मेन ये है कि इसका भी जो इंजन है वो भी अमेरिकन ही है, और वो भी जनरल इलेक्ट्रिक GE ही बनाता है जो हम तेजस में लगाते हैं। लेकिन फिर भी ग्रिपन काफ़ी मॉडर्न है, और ग्रिपन नेटो के बाकी जो जहाज हैं उनसे बात कर सकता है, उनके साथ डेटा लिंक में आ सकता है। तो यूक्रेन स्वीडन से जहाज इसलिए खरीद रहा है क्योंकि यार वो भी अमेरिका से 2-3 साल से डील करते करते सीख गया है, थक गया है। क्योंकि अमेरिका एक दिन बोलेगा कि हम हाईमार्स देंगे, दूसरे दिन बोलेगा नहीं देंगे, कभी ट्रम्प बोलेगा हम टॉमाहॉक देंगे, फिर बोलेगा हम नहीं देंगे। तो वो अश्योरिटी जो होती है ना, कि वादा, वो अमेरिका नहीं निभाता है जब तक आप वो ना करो जो वो चाहते हैं। अमेरिका यूक्रेन से चाहता है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स दे, ऑयल दे, गैस दे, क्रिटिकल अपने जो मिनरल्स हैं दे। यूक्रेन ज़रूरी नहीं है देना चाहता है, उनको अपनी सिक्योरिटी की अभी पड़ी है। तो हाँ, उन्होंने सेकेंड हैंड F-16 जेट्स लिए तो हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से आए, क्योंकि उसके लिए भी उन्हें अमेरिका से ही परमिशन लेनी पड़ी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यार हमको और जेट्स भी देखने चाहिए, और उन्होंने फिर स्वीडन का साब फाइनलाइज किया। अभी दिक्कत तो यही है कि देखो, साब में अल्टीमेटली इंजन तो अमेरिका का ही आएगा। तो जिस दिन अमेरिका मन किया कि
यूक्रेन हमारी बात नहीं सुन रहा है, यूक्रेन को सबक सिखाना होगा, तो वो ये जो साब के साथ डील हुई है 150 ग्रिपिन की, उसको ठप कर देंगे, क्योंकि इंजन देना वो बंद कर देंगे। लेकिन एक चीज़ तो है कि नेटो और अमेरिका सक्सेसफुल रहे हैं यूक्रेन को अपनी तरफ लाने में। भले ही उसके लिए यूक्रेन को काफ़ी लॉसेस सहने पड़े, उनकी सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, उन्हें मतलब रशिया ने बर्बाद करके रख दिया, लेकिन फिर भी यूक्रेन अब हमेशा के लिए वेस्टर्न कैंप में आ चुका है। क्योंकि एक टाइम था जब यूक्रेन मिग 29 उड़ाता था, सुखोई 27 यानी कि सू 27 उड़ाता था, सारे रशियन और सोवियत जेट्स उड़ाता था। लेकिन अब यूक्रेन अपने फाइटर जेट्स या तो सेकेंड हैंड F-16 ले रहा है, या सेकेंड हैंड मिराज 2000 फ्रांस से लिए हैं, या अब वो न्यू फाइटर जेट्स स्वीडन से ले रहा है। तो यूक्रेन पूरी तरह अब वेस्टर्न और प्रो वेस्टर्न कैंप में जा चुका है। और इसीलिए जो वेस्ट है और यानी कि जो नेटो है वो इससे बड़ा खुश है, क्योंकि वो अब यूज़ करेंगे यूक्रेन को पूरी तरह रशिया से लड़ने में, भिड़ने में और मरने में। क्योंकि अब उनको एक ऐसा प्यादा मिल गया है जो उनकी लड़ाई रशिया से लड़ेगा। अब उसमें यूक्रेन का खात्मा हो, यूक्रेन बर्बाद हो जाए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता जब तक रशिया कमज़ोर हो जाए। और ये मॉडल ना दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये €1 की डील करके सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स किसी देश को देना, क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, जिस तरह जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, ये मॉडल शायद बाकी देश भी अपनाएं। मतलब ये यूरोप से बाहर निकल आए, और ऐसे कुछ देश हैं जिनमें काबिलियत है ऐसा करने की। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट देश है वो है चाइना, क्योंकि आगे जाके एक ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ चाइना अपने प्यादे खड़ा करना चाहे, और वो चाइना ऐसे करेगा कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को अपने सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स दे €1 में। यानी कि एक टोकन मनी, यानी कि €1 में पाकिस्तान को और बांग्लादेश को सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स मिल जाएं, जिसकी वजह से उन्हें भी चाइना को कुछ देना पड़ेगा। लेकिन चाइना की स्कीम तो जो रहेगी कि भारत ऊपर ना आ पाए, उनको चैलेंज ना कर पाए, उसमें तो ये फिट बैठेगी ना। क्योंकि देखो सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे, बांग्लादेश को मिल जाएंगे, दो तरफ से भारतीय एयरफोर्स को, वायुसेना को, फौज को देखना पड़ेगा। तो ये यूरोप का जो मॉडल है ना, अभी तो ऐसा लग रहा है कि हाँ नेटो जो कर रहा है अपनी डिफेंस के लिए कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे नेटो जैसी ग्रुपिंग्स और होने लगी तो कितने और ऐसे मॉडल्स निकल के आएंगे। और मेरे को लग रहा है कि चाइना ये बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि चाइना काफ़ी चीज़ें ना यूरोप से और अमेरिका से सीखता है। आप तो देख ही सकते हैं उनकी जो फाइटर फ्लीट्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उनके जो वेपन्स हैं वो कितने कॉपीड लगते हैं वेस्टर्न वेपन से। तो ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ उनके वेपन्स ही कॉपी करता है, वो उनके टैक्टिक्स, वो उनकी स्ट्रैटेजी सब कुछ कॉपी करता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आगे जाके शायद 5, 8, 10 साल में चाइना ऐसा कुछ कर सकता है कि वो किसी एक देश को ऐसी डील ऑफर करें कि आप हमसे सेकेंड हैंड J-10 फाइटर जेट्स खरीद लीजिए, बदले में हम आपसे बस €1 लेंगे। अब वो €1 पेपर पे होगा, लेकिन असली में चाइना उनसे क्या क्या नहीं ले लेगा। पोर्ट्स ले लेगा, उनका एनर्जी ले लेगा, उनके पास अगर ऑयल हो तो वो ले लेगा, अगर उनके पास फ़िशिंग एरिया है, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो फ़िश बहुत कंज्यूम करती है, और उन्होंने अपने कोस्ट के आसपास की जो फ़िश हैं सब ख़त्म कर दिए हैं, तो वो बाकी देशों के पानी में जाके फ़िशिंग करते हैं। तो इसमें आपको कैसे कैसे देश दिमाग में आते हैं? मेरे को तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया ऐसे देश आते हैं जहाँ चाइना बोल सकता है कि यार आप हमसे सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स ले लो, आपकी सिक्योरिटी के लिए तो अच्छा ही है, हम €1 मिलेंगे, हमारी दोस्ती भी अच्छी रहेगी, हमारा बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, लेकिन बदले में हमें ये सब दे दो, हमें फ़िशिंग राइट्स दे दो, हमें ऑयल के जो एरियाज़ हैं वो दे दो, हमें मिनरल के जो माउंटेन्स हैं वो दे दो, आप हमें लैंडिंग बेसिस दे दो, आप हमें पोर्ट्स दे दो। तो ये जो यूरोप का मॉडल है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग से तो ये है कि आगे जाके और भी देश इसको एमुलेट करेंगे जैसे जैसे वो अपनी पावर बढ़ाएं। जैसे देखिए यूरोप और नेटो अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, वो रशिया के पास अभी भी जा रहे हैं। नेटो धीरे धीरे करते बड़ा ही होता जा रहा है, और अब वो 32 देश हो गए हैं, और रशिया का यही लड़ाई था यूक्रेन में कि यार हम आपको रोकना चाह रहे हैं क्योंकि आप तो हमारे दरवाजे तक आ गए हो, लेकिन फिर भी नेटो ग्रो कर रहा है।
तो जैसे जैसे नेटो ग्रो करेगा, बाकी देश यानी कि रशिया चाइना भी ग्रो करेंगे, उनका भी कंपटीशन बढ़ेगा। क्या पता आगे जाके एक ऐसा टाइम आए रशिया ईरान को 1 रूबल में Su-35 जेट्स दे दे या Su-27 जेट्स दे दे, और बदले में बोले कि यार ईरान आप हमको तेल दो। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये होंगी ही होंगी, लेकिन ये हो सकती हैं। और क्योंकि ये यूरोप कर ही रहा है, तो रशिया चाइना तो ये ज़रूर देख रहे होंगे यार कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है। अपने सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स दे दो, एक सिक्के में दे दो, एक सिक्के के लिए दे दो, और बदले में आपको क्या क्या वापस नहीं मिलता है। तो अगर आप आगे जाके अगले 5, 6, 8, 10 साल में देखें कोई हेडलाइन की कोई देश 1 युआन में सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स मिल रहे हैं, किसी को 1 यूरो में मिल रहा है, किसी को 1 डॉलर में मिल रहा है, किसी को 1 रूबल में मिल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये सेल नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, बहुत सोची समझी इन्वेस्टमेंट है। तो अभी तक तो ये सिर्फ यूरोप में रहा है, जहाँ पहले पोलैंड ने और अब रोमेनिया ने 1 यूरो में फाइटर जेट्स लिए हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जो एक कॉन्सेप्ट है, मेरे को लगता है फैलेगा और बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा अगला देश होगा जो ऐसी डील कर सकता है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल रुद्र मिशन को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसे ही रोमांचक डिफेंस, मिलिट्री और एविएशन से रिलेटेड कोई नई स्टोरी ला सकूँ। जय हिंद, जय भारत।